ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मतलब आप अपने परिश्रम के बल पे और अपने अभ्यास को निरंतरता में लाकर सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग तैयारी जीत की करेंगे और आपसे यही हमारी गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। मित्रों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी अच्छी जानकारियां सीखने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस सेशन की शुरुआत हम लोग पहले प्रश्न के आधार पर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? अब यहां देखिए, पहला है जापान, दूसरा है तुर्की, तीसरा है यूएई और चौथा दिया गया बुल्गारिया। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों, बुल्गारिया में आयोजित किया गया। अब यहां हम जाने कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी जो है मित्रों, ये सोफिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के द्वारा कितने पदक प्राप्त किए गए, टोटल 16 पदक भारत के द्वारा प्राप्त किए गए। एकमात्र स्वर्ण पदक अंतिम पंघल के द्वारा प्राप्त किया गया। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होने की संभावना प्रबल है। अमित पंघल और अंतिम पंघल, आपको ध्यान रखना है, ये अंतिम है। अब अंतिम से आप ध्यान रखिए कि अंतिम पंघल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया कितने किलोग्राम में? 53 किलोग्राम वेट में। साथ ही साथ इन्होंने किसे पराजित किया? तो एटलिन ये कहां की खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी थी कुश्ती जो है, ये खिलाड़ी हैं कजाकिस्तान की। आपको याद रखना है, एटलिन को इन्होंने पराजित किया। अब खास बात यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है मित्रों, जो कि आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा? तो जापान इस कुश्ती चैंपियनशिप में, अंडर 20 चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे रहा। ये 9 स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 9 स्वर्ण पदक प्राप्त करके पहले स्थान पे रहा। अगर हम बात करें जापान से, तो आपको याद रखना है मित्रों, हाल ही में कि शिंजो आबे जिनकी नारा में गोलियों के द्वारा हत्या कर दी गई, उनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया गया था। जबकि 5वें का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 5वें का आयोजन मित्रों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अब इसी खेल के परिदृश्य से मित्रों कुछ आगामी खेल जो होने हैं, अगर उनको एक नजर में हम देख लें तो यहां से हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। आइए एक श्रेणी के माध्यम से देखें। देखिए, दिया गया है 19वां एशियाई खेल का आयोजन 2022 कहां होगा? हांगझू चीन में होगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल, अभी आपने देखा है 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो ये बर्मिंघम ब्रिटेन में किया गया था। साथ ही साथ इसमें पदक तालिका में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे? 61 पदक प्राप्त किए थे और पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे कौन रहा था? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, यहाँ 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में यहाँ मेघालय में आयोजन किया जाएगा इसका। और 22वां फीफा, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22वां फीफा का फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जाएगा? दोहा कतर में किया जाएगा। अगर हम बात करें 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 13वां वनडे विश्व कप 2023 ये भारत में किया जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। 33वां ओलंपिक खेल 2024 ये पेरिस की राजधानी जो फ्रांस की राजधानी जो है
पेरिस यहां किया जाएगा, जबकि 34वां जो है 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। अभी रिसेंटली जो 2021 में आयोजित हुआ था, इसका क्रम क्या था? 32वां था। कहां आयोजित किया गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। 35वां भी याद रखें आप मित्रों, 35वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे परीक्षाओं के लिए। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां से किया? तो यहां देखिए, पहला दिया है कपूरथला, दूसरा मोहाली, तीसरा शिमला और चौथा दिया गया है यहां उत्तराखंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा, मोहाली में इसका शुभारंभ किया। अब मोहाली किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है मोहाली। अगर हम बात करें यहां पर पंजाब से, तो हाल ही में पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आपको ध्यान रखना है, 119 सीटें विधानसभा की हैं। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है भगवंत मान जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें मित्रों कि 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से है। कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। आपसे पूछ लिया जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में 5 प्रण का संबंध किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आने वाले जो अमृतकाल 25 वर्षों के लिए आजादी का जो अमृतकाल जिसे घोषित किया गया है, इनके लिए 5 प्रण किया गया। और कहां से किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के लाल किले से किया गया। एक प्रश्न और भी याद रखिए कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। ये कितनी बार? 9 बार इन्होंने दिल्ली के लाल किले से ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें हम। यहां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिगर दिखाया गया है, साथ ही साथ होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हाल ही में आपको एक प्रश्न याद रखना है, देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगर हम बात करें 44वां शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आइए इसी क्रम में मित्रों अगला देख लें। हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ साझेदारी की? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है हीरो मोटोकॉर्प, दूसरा टीवीएस मोटर कंपनी एंड तीसरा दिया गया है यहां पर रॉयल एनफील्ड और चौथा दिया गया है यमाहा। अब यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ये विकल्प नंबर 3 सही है, विकल्प नंबर सी सही है। रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को के बीच में साझेदारी की गई है। अब यहां बात हो रही है मित्रों यूनेस्को की
की बात हो रही है तो हम ध्यान दें कि यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को का स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की मित्रों, मुख्यालय कहां स्थित है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अमूर्त विरासत भारत में टोटल कितने हैं? तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि अमूर्त विरासतों की सूची में भरतनाट्यम को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। जबकि गरबा ये कहां का नृत्य है मित्रों? तो ये गुजरात का नृत्य है और नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाने वाला बहुत जो प्रचलित डांस है वो गरबा नृत्य है और गुजरात राज्य से संबंधित है। इसे भी अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। अगर हम यही बात कर ले मित्रों, भारत में विश्व विरासत स्थलों की यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो यहां ध्यान रखना है कितने हैं? 40 है मित्रों। 40 में इसमें से 7 जो हैं ये प्राकृतिक हैं, जबकि 32 जो हैं ये सांस्कृतिक हैं और एक इसमें जो स्थल है यह मिक्स है। और यह कौन सा स्थल है? तो यह स्थल कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि कहां संबंधित है? यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें 40 विरासत स्थलों में तो 39वां कौन है? तो रामप्पा मंदिर है। यह कहां से संबंधित है? तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना से संबंधित है, जो कि विश्व विरासत की सूची में 39वां है। और अगर हम बात करें 40वां की तो यह धौलावीरा होगा मित्रों। ये किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और गुजरात राज्य से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपकी सफलता में ये जरूर मददगार होंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि परीक्षा चाहे जो हो उस परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित ही हो। आइए और इसी क्रम में आप बने रहिए, निश्चित ही आप सफल होकर रहेंगे। यहां देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। जबकि रॉयल एनफील्ड जो आपका दिया गया है इसका स्थापना कब किया गया था? 1901 ईस्वी में स्थापना किया गया था। आइए इसी क्रम में हम देख लें हाल ही में किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया व्लादिमीर पुतिन, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा व्लादिमीर जेलेंस्की और चौथा ओलाफ सोल्ज। यहां जो सही विकल्प हमारा है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है मित्रों? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और इनको यह पुरस्कार लिबर्टी मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है क्योंकि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहे हैं उस दौरान जेलेंस्की ने अपने देश की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया और टिक कर वहां से सामना करने की घोषणा की है। इसी के परिप्रेक्ष्य में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें मित्रों, हाल ही में ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, वहां पूछा गया है यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। अब यहां से प्रश्न यह पूछा गया कि कीव जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यूक्रेन की राजधानी जो कीव है यह नीपर नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है मित्रों चेरनोबिल परमाणु घटना का संबंध किस देश से है मित्रों? तो यह यूक्रेन से है। कहां से है? यूक्रेन से है। साथ ही साथ यह कब घटित हुआ था मित्रों? तो याद रखना है 1986 ईस्वी में यह घटित हुआ था। अगर हम बात कर ले यही अनाज की डलिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो यूक्रेन को अनाज की डलिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें एशिया
का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो जैपोरिजिया जो है ये परमाणु केंद्र एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। साथ ही साथ एक चर्चा में रहा एंटीनोवा 225 क्या है? यह प्रश्न अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। एंटीनोवा 225 क्या है? तो ये कार्गो विमान है। ये एशिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन है? तो एंटीनोवा 225 था, जो कि रूस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये भी इसी कारण चर्चा में रहा। अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। अगर हम बात करें ओलाफ सोल्ज के बारे में, तो इनको भी ध्यान रखिए, सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? तो ओलाफ सोल्ज जो हैं ये जर्मनी के चांसलर कौन है? तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज जी हैं। आइए इसी क्रम में आगे देख लें। यहां देखिए व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनका पिक्चर दिखाया गया है, और जैपोरिजिया परमाणु केंद्र का पिक्चर दिखाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री के पद को निलंबित कर दिया? अब यहां देखिए, पहला आपका है इजराइल, दूसरा लाओस, तीसरा थाईलैंड, चौथा दिया गया है वियतनाम। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा यह थाईलैंड होगा। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री के पद को निलंबित कर दिया। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड की राजधानी क्या है मित्रों? बैंकॉक है। अगर हम बात करें कि बैंकॉक जो है ये किस नदी के तट पर है? तो चाओ फ्रायो नदी के तट पर कौन है? बैंकॉक है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अगर हम बात करें लाओस की, तो वियंतियान जो है ये लाओस की राजधानी है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और आपको ध्यान रखना है कि 17वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहां किया गया था? तो इजराइल में किया गया था। विजेता कौन रही? भारत की हरनाज संधू जो हैं ये विजेता रही, और ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स के रूप में विजेता रही। अगर हम बात कर लें इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट हैं, और इजराइल के हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं तो यार लैपिड जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें वियतनाम की, तो इसकी राजधानी क्या है मित्रों? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए, साथ ही साथ थाईलैंड को एक प्रश्न और भी याद रखिए। थाईलैंड को हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। या सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अगर हम बात करें झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों का एक आजादी क्वेस्ट शुरू किया है? तो यहां देखिए, पहला दिया जितेंद्र सिंह, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा निर्मला सीतारमण। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर 20 सही होगा, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहां हमको ध्यान देना है कि अनुराग ठाकुर जी कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो खेल और युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह जी के बारे में, तो पृथ्वी और विज्ञान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह जी हैं। अगर हम राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें, तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी के बारे में, तो ये भारत
की पहली, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारत के राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी जी जो थे ये भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जबकि अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो 15वें वित्त आयोग हैं एन के सिंह जी जो हैं ये 15वें वित्त आयोग हैं भारत के। अगर हम बात करें भारत के राज्य व्यवस्था में बजट शब्द का उल्लेख है, तो आप कहिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह वर्णित है 112 अनुच्छेद में। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि जीएसटी काउंसिल का प्रमुख या जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो होता है मित्रों वह जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। यहां बात हो रही थी स्वतंत्रता संग्राम से, तो स्टैटिक जीके के रूप में स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी जाती हैं। अगर हम उनको देख लें मित्रों तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए एक नजर में हम उन पुस्तकों को देखें, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी। देखिए पहला है द इंडियन वार ऑफ डिपेंडेंस 1857। ये किसकी बुक है, वे वीडी सावरकर की बुक है। अगर हम बात करें द ग्रेट रिवेलियन की, तो ये अशोक मेहता की बुक है। अगर हम बात करें सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो ये आरसी मजुमदार की बुक है। अगर हम बात करें 1857 की, तो ये एसएन सेन की बुक है। इन बुकों को आप जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एक से अधिक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों ये सारे बुक परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब यहां पहले है विकल्प मिनेश साहा, दूसरा अजय कुमार भल्ला, तीसरा के वेणुगोपाल, चौथा अरुण मिश्रा। यहां हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प सही होगा मिनेश साहा। मिनेश साहा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यहां से महत्वपूर्ण आपको जानकारी याद रखना है कि हाल ही में अजय कुमार भल्ला जी का भी कार्यकाल बढ़ाया गया। ये क्या है, तो ये केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जी हैं, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें के वेणुगोपाल की, तो भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं, और इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 76। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अगर हम बात कर लें यही अरुण मिश्रा की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण मिश्रा जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कैग ये भारत के कौन है और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कैग 146 अनुच्छेद 146 में वर्णित है, और वर्तमान में 14वें भारत के 14वें कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये भारत के 14वें कैग हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कुछ अनुसंधान जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं, अगर उनसे हम प्रश्न देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए यहां कुछ अनुसंधान दिया गया है मित्रों, जैसे दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहां स्थित है, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो ये कोयंबटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, तो ये देहरादून में स्थित है, और वन रिपोर्ट जो 2 साल में प्रकाशित होती है वो कहां से प्रकाशित होता है, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। अगर हम बात करें भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये कहां स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, और भारतीय कृषि अनुसंधान
कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाता है मित्रों तो वो लखनऊ में है, और विश्व अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो वह भी लखनऊ में है। साथ ही साथ दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया? यहां पहला दिया गया है प्रवीण गुप्ता, दूसरा NV सुंदराचारी, तीसरा चारुतास मिश्रा, चौथा दिया जाए है रुचिरा कंबोज। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा। NV सुंदराचारी को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी फेलो के लिए चुना गया है। अब यहां एक शब्द न्यूरोलॉजी शब्द यूज हुआ है, तो हम जाने कि न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी से जाना जाता है? तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स से बना हुआ है, तो शरीर की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वो न्यूरॉन्स हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन्स हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो शुतुरमुर्ग का एग है। अगर हम यही बात कर लें सबसे छोटी कोशिका की, तो यह पीपीएलओ है या माइकोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहां बात हो रही थी कोशिका की, तो कोशिका की खोज की बात करें मित्रों, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज अगर पूछा जाए तो एंटोनी लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम बात करें ही अन्य विकल्पों के रूप में मित्रों, चारुतास मिश्रा, तो ये भारत के हैं, इनको व्हिटली अवार्ड से 2022 व्हिटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चारुतास मिश्रा को किया गया है। और व्हिटली अवार्ड किससे संबंधित है? तो व्हिटली अवार्ड पर्यावरण से संबंधित है। अगर हम बात कर ले रुचिरा कंबोज की, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूएन में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में भारत के तरफ से कौन चुनी गई है? तो रुचिरा कंबोज चुनी गई है, और यह पहली भारतीय महिला है जो अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई हैं। अगर हम बात कर ले मित्रों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है। ये किस देश की हैं? यूएसए की हैं। इससे पहले डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था, जो कि भारतीय थी। उससे पहले डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया था। और सबसे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1986 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था, जो भारत के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। साथ ही साथ आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लें। यहां देखिए आपका पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड, नाम इसको ध्यान रखिएगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड प्रारंभ किया गया? पहला दिया गया है ओमान, दूसरा सेशल्स, तीसरा जापान, चौथा दक्षिण कोरिया। हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह सही होगा विकल्प नंबर डी, दक्षिण कोरिया के बीच में संपन्न किया गया। अब यहां पर अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया और किसके बीच में? यूएसए के बीच में युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया, उल्ची फ्रीडम शील्ड। अब यहां से युद्धाभ्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, अगर हम विकल्पों के माध्यम से देख लें, ओमान के साथ भारत कौन युद्धाभ्यास करता है मित्रों? तो अल नगाह युद्ध अभ्यास ओमान और भारत के बीच में किया जाता है। अगर हम बात करें सेशल्स की, तो लामीतीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में होता है। अगर हम जापान के बारे में बात करें दोस्तों, तो धर्म गार्जियन, साथ ही साथ MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज और जाइमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में किया जाता है। जबकि ध्यान रहे मालाबार युद्धाभ्यास, जो कि क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत 4 देश शामिल होते हैं, यह भी सम्मिलित होता है युद्धाभ्यास के रूप में। अगर हम बात करें यही यूएसए के साथ मित्रों, तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यही नोमेडिक
एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है, भारत और किस देश के बीच में, तो मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें सिम्बेक्स की तो सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए युद्धाभ्यास का एक पिक्चर दिखाया गया है, तो आपको हाल ही में याद रखना है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किसके बीच में प्रारंभ किया गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। सूर्य किरण किसके साथ किया जाता है, तो नेपाल के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति किसके साथ किया जाता है, तो श्रीलंका के साथ किया जाता है। आइए इसी क्रम में ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों की वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। यहां देखिए आपको दिया गया है हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट। अब यहां इसके द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जा रहा है, जो कि विकल्प दिया गया है, पहला ढाका, दूसरा दिल्ली, तीसरा कानपुर, चौथा बीजिंग। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहां से आपको कुछ इंडेक्स के बारे में ध्यान रखना है मित्रों। हाल ही में IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था, उसमें दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे चुना गया था, तो लगातार दूसरी बार दिल्ली जो है इसे चुना गया था दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में। अगर हम बात करें हाल ही में ध्वनि प्रदूषण इंडेक्स भी जारी हुआ था, तो ध्वनि प्रदूषण इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कहां है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है। और भारत में अगर हम बात करें तो मुरादाबाद, साथ ही साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान का भिवाड़ी जो शहर है या भिवानी शहर है, ये दुनिया में दूसरे स्थान पे रहा है ध्वनि प्रदूषण के आधार पर। अगर हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण अन्य सूचनाओं के इंडेक्सों से संबंधित, तो अगर हम बात करें विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा, तो एडिनबर्ग जो है, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में रहा। और भारत के शहर कौन कौन से रहे, तो दिल्ली और मुंबई जो है ये भारत के शहरों में 50 शहरों की सूची में शामिल रहे। अगर हम बात कर लें हाल ही में रहने योग्य 50 शहरों की सूची जारी की गई थी, उसमें पहले स्थान पे कौन था, तो वहां भी एडिनबर्ग था, लेकिन भारत में अहमदाबाद और केरल ये 2 शहरों को चुना गया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आप निश्चित रूप से इनको रिवाइज करते रहिए। यहां देखिए प्रदूषण की स्थिति दिल्ली को दिखाया गया है और इसे यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत जो है या भारत की राजधानी दिल्ली है, दिन प्रतिदिन प्रदूषण से घिरती जा रही है और प्रदूषण से रोकथाम करने के उपायों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सभी लोग को जागरूक होने की जरूरत है।